हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट और इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते होंगे वो इस वीडियो में कवर करेंगे। 2 या 3 वीडियोस आपको मिल चुकी है, पर वीडियो 20 क्वेश्चन है। ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, आराम आराम से चीज़ों को समझते चलना है। और जौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में HSSC के द्वारा, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है, एक्स्ट्रा नहीं लिया मैंने। तो ये PDF भी PYQs की है। स्टार्ट करते हैं। 3rd चैप्टर है हमारा साउंड से रिलेटेड काफ़ी ये रहता है कि भाई हाँ क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी। हो सकता है वो आपको स्टेट ऑफ मैटर में साउंड पूछ ले कि भाई सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में या गैसेस में ज़्यादा होती है। हो सकता है वो आपसे यहाँ पर साउंड की वॉल्यूम या इनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पूछ ले। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? क्या ये श्रव्य तरंगे होती हैं, क्या ये प्रासर्व्य होते हैं, क्या ये अवध्वनिक होते हैं या अवश्रव्य होते हैं? तो आप सभी को पता है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं। वेव्स कह लो या फ्रीक्वेंसी इनकी क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इन्हें प्रासर्व्य तरंगे कहा जाता है। जो हमारा ह्यूमन ईयर है, मानव का जो कान है, उसके सुनने की आवृत्ति की जो प्रास है, मतलब जो रेंज है, वो कितनी है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। इस ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहा जाता है, मतलब ये हमारे कान को हार्मफुल नहीं करती और इसको हम सुन सकते हैं। लेकिन जो बहुत ही मिनिमम साउंड होती है, 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, उस ध्वनि को अवश्रव्य कहते हैं। जितने भी आपके रेप्टाइल्स, जो एनिमल्स हैं, एनिमल किंगडम में जो आपके रेप्टाइल्स हैं, सांप हो गया या फिर आपका जो ज़मीन से बिल्कुल टच करके चलता है, उनको ये ध्वनि सुनाई देगी। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि को प्रासर्व्य ध्वनि कहते हैं। तो अपनी रेंज भी याद रखनी है, 20 से 20,000 हर्ट्ज की, और जो 20 हर्ट्ज से कम है वो अवसर्व्य में आएंगे, और 20,000 से ज़्यादा है वो प्रासर्व्य अल्ट्रासोनिक में आएंगे। फेदोमीटर का यूज़ कहाँ होता है? ये क्या अर्थक्वेक को मेजरमेंट करता है, ये रेन को करता है, ये हमारी जो सी की डेप्थ है उसको करता है, या फिर ध्वनि की तीव्रता, तो ये करता है हमारे समुद्र की गहराई को। भूकंप मापने के लिए हमारे पास एक पैमाना होता है जिसे कहते हैं सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ। वर्षा मापने के लिए हम रेन गेज का यूज़ करते हैं, या ओडोमीटर का यूज़ करते हैं, या ओम बैरोमीटर, या फिर आपका प्लूवियोमीटर का यूज़ करते हैं। देखो रेन गेज के कितने हैं, ओडोमीटर, ओम्ब्रोमीटर या फिर प्लूविमोमीटर। और ध्वनि की तीव्रता के लिए हम करते हैं साउंड लेवल मीटर का यूज़। तो ध्यान रखिएगा, जो फेदोमीटर है वो आपकी सी की जो डेप्थ है, सागर की जो गहराई है, उसके लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है, विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जो ध्वनि तथा ध्वनि तरंगों को अध्ययन करती है। मतलब जो हमारी साउंड वेव्स हैं या जो साउंड है, इनकी स्टडी करने को क्या कहते हैं? इसकी स्टडी करने वाली ब्रांच को कहते हैं अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स होता है जो ध्वनि और ध्वनि की तरंगों की स्टडी करती है। और जो हमारा ये एरोस्टैटिक्स लिखा है, ये गैस का भार जानने की स्टडी होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाएगी? तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो, निर्वात में, स्टील में, जल में, वायु में, तो ये होगी हमारी स्टील में। ठीक है, स्टील क्या है? एक मेटल है, एक धातु है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल स्टील में होती है 5,960। ये कुछ तो आपको याद रखने, ध्वनि की चाल हो सकता है वो ये यहाँ से डेटा उठा ले। 5,960 स्टील में होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। पानी में 1531 मीटर होती है, वायु में 346 मीटर होती है। तो ध्यान रखिएगा, स्टील में सबसे ज़्यादा होती है। वैसे मैं आपको बता दूं, सॉलिड में ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है। आप एक तो सॉलिड चीज़ लेके उस पर मारिएगा कुछ, और एक आप पानी में मारिएगा, तो सॉलिड में आपको ज़्यादा आवाज़ आएगी। ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है लोहे में होती है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो लोहे में होगी। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। जो हमारा निर्वात होता है उसमें ध्वनि नहीं जा सकती। ध्वनि को जाने के लिए एक मीडियम चाहिए, जबकि जो हमारी लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, वो निर्वात में सबसे तेज गति से चलता है। और 25 डिग्री सेल्सियस पर लोहे में जो वेग होगा वो होगा 5,950। ऊपर हमने स्टील में कितना पढ़ा? 5,960। तो अगर लोहा और स्टील भी है तो भाई स्टील ही लगाना, क्योंकि 5,960 है और लोहे में 5,950 मीटर पर सेकंड है। स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि, देखो औरतों की जो ध्वनि होती है, या फीमेल्स की मैं कहूँ, तो वो उच्च तारत्व वाली होती है, थोड़ी पैनी आवाज़ होती है, जबकि जो हमारे पुरुष होते हैं उनकी कम होती है। लेकिन इनकी ध्वनि की विशेषता को कहते हैं पिच या तारत्व, आपकी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ध्वनि का वह गुण जो ध्वनि के पतला या मोटा होने का ज्ञान कराता है, उसे ही तारत्व कहते हैं। स्त्री की वाणी का तारत्व पुरुष की वाणी से ज़्यादा होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ
वाणी कह लो, मतलब साउंड जो भी है आपकी जो फीमेल की है वो ग्रेटर देन होती है एज कंपेयर टू मेल। लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा होगी? लाउड स्पीकर है, आपने उसको ना कहीं कनेक्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी से, अब उसमें बोल रहे हो तो आपकी जो साउंड है वो किस में परिवर्तित हो रही है? विद्युत ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, यांत्रिक में या प्रकाश ऊर्जा में? तो विद्युत ऊर्जा में ऑब्वियसली। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक विद्युत घंटी किसी बेल जार में रखी जाती है जिसे एक निर्वात पंप से जोड़ा गया है। जब बेल जार पूर्ण रूप से निर्वातित हो जाता है, मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रिक बेल है वो किसी बेल जार में रखी है और जिसे एक निर्वात से जोड़ा गया है, तो क्या ध्वनि निर्वात में जा पाएगी? प्रकाश तो जाता है। जब बेल जार पूर्ण रूप से निर्वातित हो जाता है कोई ध्वनि नहीं सुनाई देगी क्योंकि आपने निर्वात से जोड़ा है, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चूंकि ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती, पीजीटी इंग्लिश में पूछा गया है 2016 पीजीटी इंग्लिश मेवात कैडर का जो भर्ती थी। ध्वनि चूंकि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती, इसीलिए पूर्ण रूप से निर्वातित बेल जार में ध्वनि नहीं सुनाई देगी। सोनोग्राफी क्या होता है? ये होता है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं जब वो सोनोग्राफी कराते हैं अपने बेबीज़ के लिए, तो अल्ट्रासाउंड की एक इमेज होती है जिसे सोनोग्राफी कहते हैं। निम्न में से कौन सी ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को मानव कान के द्वारा, अभी हम पढ़ के आए 20 to 20,000 हर्ट्ज में हम अपने कान से सुन सकते हैं। 20 से कम वाले को अवश्रव्य कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज वाले को हम प्राश्रव्य अल्ट्रासोनिक कहते हैं। डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ठीक है। तो प्रकाश की तीव्रता की इकाई कैंडला होती है। पानी के बहाव की इकाई क्यूबिक प्रति सेकंड होती है और जो हमारी लाइट है, जो प्रकाश की स्पीड है, वो मीटर पर सेकंड होती है। तीनों चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रकाश की तीव्रता को कहते हैं कैंडला, और पानी के बहाव को क्यूबिक, और प्रकाश की स्पीड ऊपर है तीव्रता, एक सेकेंड, हाँ, डेसिबल है ध्वनि की तीव्रता और प्रकाश की गति की इकाई मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट है बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ कैसी होगी? वेवलेंथ होगी छोटी। हाई फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कम, लो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ज़्यादा। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू वी लेमडा के होगा। अगर हम लेमडा इज इक्वल टू करें तो v बाई वी होगा, और लेमडा अल्फा 1 बाय लेमडा माइनस वेग v होता है आवृत्ति और लेमडा होता है तरंग दैर्घ्य। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के कारण जो हमारी वेवलेंथ होती है वो छोटी हो जाती है। शोर और संगीत में कितना अंतर है? एक तो शोर हो रहा है, एक संगीत बज रहा है, तो इसमें स्वर का अंतर है, ठीक है। ये गुणवत्ता, स्वर, स्वरमान या सुर, तो स्वर का अंतर है। आगे है, यहाँ पे लिखा है स्क्रोडिंजर तरंग समीकरण में तरंग प्रकार्य v क्या दिखाता है हमें? श्रोडिंजर में इलेक्ट्रॉन की प्राथमिकता, प्रोमिनेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, या फिर उसका आयाम एम्पलीट्यूड या उसकी स्पीड। तो ये हमें दिखाएगा तरंग का वेग कितना है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है स्ट्रोडिंगर तरंग समीकरण में तरंग प्रकार्य v क्या दिखाता है? ये तरंग का वेग दिखाता है। निम्न में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है? तो गामा रेज जो होता है ना भाई, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, ये अपोजिट होते हैं। गामा किरण में गामा जो रेज होती हैं वो 10 की पावर 20 हर्ट्ज की होती हैं। एक्स रेज जो होती हैं वो 10 की पावर 18 होती है। प्राबैंगनी अल्ट्रावायलेट जिसे कहते हैं वो 10 की पावर 16 हर्ट्ज होती हैं, और जो हमारी अवरक्त किरणें होती हैं इंफ्रारेड वो हमारी 10 की पावर 12 हर्ट्ज होती हैं। जो हमारा टीवी का रिमोट होता है ना, उसमें अवरक्त किरण ही होती है, इंफ्रारेड होती है। रेडार बंदूक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है आपका डॉपलर के इफेक्ट पर। डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि प्रकाश और ध्वनि दोनों से ही संबंधित है। डॉपलर का जो इफेक्ट है, यह प्रभाव स्रोत मतलब कोई भी जो सोर्स है और सुनने वाला, इसकी गति को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो जो हमारा रेडार है बंदूक का, वो डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज की थी रॉन्टजन ने। ऑप्शन नंबर ए। थॉमसन थॉमसन ने किसकी की? इलेक्ट्रॉन की। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की और परमाणु नाभिक की, एटॉमिक जो आपका ये होता है नाभिक, एटॉमिक न्यूक्लियस। और बैकवेरल ने की थी रेडियोधर्मिता की, रेडियो एक्टिविटी की। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन और परमाणु नाभिक की, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसकी, और बैकवेरल ने रेडियोधर्मिता की, और एक्सरेज की रॉन्टजन ने। शोर की तीव्रता किस में मापेंगे हम? डेसिबल, मीटर प्रदीप्ति या हर्ट्ज? शोर हो रहा है भाई, तो इसको मापेंगे हम यहाँ पे
डेसिबल में, क्योंकि ध्वनि की इकाई क्या है मापने की, डेसिबल। मीटर को लंबाई में और हर्ट्ज को आवृत्ति में। किस इकाई में ध्वनि का शोर मापा जाता है, तो डेसिबल में। एम्पियर ये होता है इलेक्ट्रिक करंट की, और हर्ट्ज होता है हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट। मनुष्य के कान की कितनी आवृत्ति प्राप्त सुन सकते हैं, तो 20 to 20,000 हर्ट्ज सुन सकते हैं। ध्वनि डैश माध्यम से संचालित नहीं हो सकती, अगर शून्य माध्यम है, कोई माध्यम नहीं है, वही ध्वनि को जाने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए। आप एक तो गेट खोल के आवाज़ मारो, किसी को सुनाई देगा। एक आप गेट बंद करके बिल्कुल कन्फाइंड प्लेस में हो, बंद उसमें बैठे हो, तो शून्य हो जाएगी, वहाँ पे ध्वनि सुनाई नहीं देगी। आयनकारी विकिरण जो प्रकृति से विद्युत चुंबकीय है, इसको क्या कहते हैं, ये एक्सरे होता है। एक्सरे की खोज की रोंटगन ने। फोटोन एक स्थिर अवस्था में द्रव्यमान रहित तथा अल्फा बीटा इलेक्ट्रॉन रहित कण है, इसीलिए केवल एक्सरे ही हमारी क्या है, विद्युत चुंबकीय। बाकी अल्फा कण हो गया, बीटा हो गया, फोटोन हो गया, ये सारे ही क्या है, यहाँ पे रहित कण है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता इनमें, तो यहाँ पे एक्सरे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी कल हम करेंगे लाइट का, और देखो हो भी गया कंप्लीट। तो गाइज ये हैं PYQs, आप टेंशन फ्री रहिए। जिस भी चीज़ का समझ नहीं आता, देखो ये नॉर्मल चीज़ें 9th-10th में हमने पढ़ी होती हैं, लेकिन इनको ना रेगुलर बेस पे नहीं पढ़ा होता है, तो हम भूल जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हैं तो। थैंक यू।